सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जानते भी होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जबरदस्त सा वीकेंड गुजारकर पूरे हफ्ते की एनर्जी लिए मैं वापस आ चुकी हूं। उम्मीद है कि आपने भी वीकेंड का जबरदस्त सा आगाज कर लिया होगा और आपने भी हफ्ते भर का प्लान बना लिया होगा। नाज़रीन, आज एक और हवाले से बहुत अहम दिन है जी, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन आखिर 5 साल के तवील इंतजार के बाद ट्रैक पर आ गई है। आज से ट्रेन आवाम के लिए ऑपरेशनल कर दी गई है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने स्पेशल सेगमेंट डिजाइन किया है। लोगों के क्या तासुरात हैं, लोगों की जानिब से किस तरह से खुशी का इजहार किया जा रहा है, ऑरेंज ट्रेन की सहूलत के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस हद तक ये आवाम को सहूलत फराहम कर रही है। जबकि दूसरी जानिब आज से पोलियो मुहिम का आगाज होने जा रहा है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बस अड्डों पर, स्कूल्स में, अस्पतालों समेत दीगर पब्लिक प्लेसेस पर भी 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मौजूद होंगे। आपने और हम सब ने भी कौमी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाने हैं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाना होगा। और हाँ, घर का दरवाजा प्लीज जरा आपने जल्दी खोलना है। पोलियो वर्कर्स भी इंसान है, उनका भी जरा एहसास करना है कि वो कोरोना है, स्मोक की सूरत हाल है, इतनी खतरनाक माहौल में भी वो अपनी ड्यूटीज देने के लिए रोड्स पे मौजूद होंगे, आपके घरों तक पहुंचेंगे। मौसम की तब्दीली की हम बात कर रहे हैं तो चंद साल पहले तक ये तब्दीली बहुत हसीन लगती थी, बहुत हसीन हुआ करती थी। मौसम सरमा की आमद एक बड़ा खूबसूरत एहसास और बड़ा प्यारा सा एक फरहत बख्शा करती थी। चेहरों पर नए मौसम के आने की खुशियां बहुत ज़्यादा आयां हो जाती थी। मौसम जब तब्दील हो रहा होता है और गर्मी का जोर टूट जाता है, लेकिन अभी सर्दी ने पांव नहीं जमाए होते, तो ये इंतहाई मज़े का मौसम समझा जाता है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से ये समा कुछ धुंधला सा गया है। मौसम सरमा की आमद की खुशी अब एक अजियतनाक मरहला बनता जा रहा है हम सब के लिए। जो ही गर्मी के जाने का वक्त आता है तो शहर पर स्मोक डेरे डाल लेती है। रवां बरस भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मौसम सरमा की आमद अभी हुई नहीं है, लेकिन स्मोक का राज दिन ब दिन हम देखते हैं कि कभी घटता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर नए आने वाले दिन के साथ शहर में स्मोक के बादल गहरे होने लगे हैं और फ़ज़ाई आलूदगी ने सांस लेना मुहाल करके रख दिया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुसलसल बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज कई रोज से एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत समझा जाता है। स्मोक के मुज़र असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं और आलूदा फ़ज़ा के बायस आँखों, नाकों, कान, गले और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में बहुत हद तक हम लोग देख रहे हैं कि अस्पतालों में उनका इजाफा होने लगा है। हर रोज़ शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं और दूसरी जानिब माहिरीन सेहत मुसलसल स्मोक के मुज़र असरात से बचाव के लिए एहतियाती और हिफाजती तदाबीर पर अमल करने की तलकीन करते जा रहे हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाकर स्मोक और कोरोना वायरस दोनों से बचा जा सकता है। और दूसरी जानिब बढ़ती हुई स्मोक से परेशान पंजाब हुकूमत और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की एंटी स्मोक इक़दाम में भी तेज़ी आ गई है। स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के गिर्द घेरा तंग किया गया है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां कैमरे की आंख से नहीं बच पाएंगी, क्योंकि सेफ सिटी अथॉरिटी ई चालान करेगी। स्मोक ने खेल पर भी वार कर दिया है और स्मोक के इस वार के नतीजे में लाहौर, जिम्बाब्वे और PSL के मैचेस की मेज़बानी से महरूम हो गया है। स्मोक की वजह से ये मैचेस रावलपिंडी और कराची में मुंतकिल कर दिए गए। इसी हवाले पर बात करनी है जी, हमारे साथ मौजूद है हारून अकरम साहब है, माहिर माहौलियात है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हारून साहब, एक बार फिर से शहर आपने भी देखा, आज कुछ बताया जा रहा है कि बेहतर है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई था। कितना ख़तरनाक! जैसे ही ये 150 क्रॉस करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो लोग जो कार्डियक में या रेस्पिरेटरी डिजीज़ में मुब्तला एस्थमेटिक हैं, वो लोग जो हैं उनके लिए ये परेशानी जो है वो शुरू हो जाती है। और जब ये 200 से ऊपर जाता है तो हर किसी के लिए ख़तरनाक हो जाता है। तो हम मुसलसल स्पेशली लाहौर में 200 से ऊपर, आज कुछ बेहतर है कि अभी तकरीबन 160 है इस वक्त, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा गाड़ियाँ बाहर आती जाएंगी, फैक्ट्रियाँ चालू होती जाएंगी, या फिर जब शाम है शाम पहुँचते तक फिर उसी हद तक पहुँच जाएगा। तो इसके लिए जो है हमें लाजमी अपना खुद भी इकदाम करने हैं। हुकूमत का भी आपने जिस तरह से बताया कि एंटी स्मोक इकदाम कर रही है, उसके साथ साथ हम लोगों को भी इसमें 2-3 रोज से देखा है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो खासे एक्टिव हो गए हैं। जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी सील किया जा रहा है, भट्टों पे भी कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अच्छा हारून साहब, हमें ये बताइए कि हम लोग अक्सर सुनने में आता है कि जी ये फ़ज़ाई आलूदगी है,
ये तो सारा साल ही मौजूद रहती है, लेकिन ये सर्दी में जरा नजर आने लगती है तो सब लोग शोर करना शुरू हो जाते हैं। क्या ऐसा ही है, ये वही फजाई आलूदगी है जो सारा साल हमारे यहाँ रहती है? सारा साल ये इससे भी ज्यादा होती है। दर्जा हरारत जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ आलूदगी में इजाफा होता है। ये रेसिप्रोकल हैं ये चीजें। ये सर्दी में इस वजह से हमारे इर्द गिर्द ये नजर आना शुरू हो जाती है स्मोग में, कि जब हवाएं ठंडी होती हैं, टेम्परेचर अभी जिस तरह से भी आपने बात की थी कि आपको गर्मी जो है वो महसूस होती जा रही थी, ठंड उस तरह से नहीं है, तो वैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हवा ठंडी, चूँकि मौसम का एक पैटर्न है, उसमें हवा जब ठंडी आनी है तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे इर्द गिर्द पहले तो गर्म हवा की वजह से ये ऊपर चले जाते हैं, फिजा में हल्के होते हैं, लेकिन जब हवा ठंड हो गई हवा में तो ये हमारे इर्द गिर्द मौलिक हो जाएंगे। जब वो मौलिक होंगे तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं हमारे इर्द गिर्द, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलाटाइल इन्हें कहते हैं हम, ऑर्गेनिक वोलाटाइल। और ये कितने खतरनाक है हमारी सेहत के लिए? ये इतने खतरनाक हैं कि इससे हम ना सिर्फ ये कि इंसान इससे मुतासिर होते हैं, बल्कि कीड़े मकोड़े और फसलें तक इससे मुतासिर होती हैं। सही। मैंने कुछ दिन पहले एक जगह बात की थी इस पे कि इससे हड्डियों की बीमारियां भी, एक तो नाक कान गले की तो हैं ही हैं, फेफड़े की भी हैं ही हैं, लंग कैंसर जो है वो इससे बहुत बढ़ जाता है। यानी ये वो तमाम खतरनाक गैसेस के इफेक्ट हैं इंसानी बॉडी पर। बिल्कुल इंसानी बॉडी पर, कि आपकी हड्डियां मुतासिर होती हैं इससे, क्योंकि ये जब ये एक हमारे इर्द गिर्द तय बन जाती है, ये कवर आ जाता है ना जिस तरह से, तो जो अल्ट्रा वायलेट हैं, जो सूरज की जो शुआएं हैं वो पहुंचती नहीं है। जो हम कहते हैं कि जी सूरज में बैठे हैं, माहिरीन तिब जो है वो ये कहते हैं कि जी सूरज की रोशनी में डायरेक्ट है, विटामिन डी आपको मिलता है, तो वो विटामिन डी आपको नहीं मिलता है, वो पोल्यूटेड बहुत हो चुकी होती है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। और वो मैंने आपको बताया ना कि इस हद तक खतरनाक है, नमूनिया तो इससे आम है, यानी इसकी एक रीजन जो है, इसकी वजह से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं ना स्मोक से, नमूनिया आम है, लेकिन लंग कैंसर तक इससे जो है वो। अच्छा हारून साहब, अब कोई ऐसा हमारे यहाँ कोई फिल्टर्स वगैरह मौजूद हैं, कोई हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद है कि हम लोग उसे घरों में लगाएं तो हमारे घर का एटलीस्ट माहौल साफ हो जाए? एयर प्योरीफायर जो है एक ये मिलता भी है। अब हमें भी इसकी जो है वो ज़रूरत इस्तेमाल करने की जो है पड़ जाएगी। डेवलप्ड वर्ल्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमसे पहले इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं। तो एयर प्योरीफायर या एयर कंडीशनर जो हम ये इस्तेमाल करते हैं मशीन, ये तो ठंडी करने वाली है ना, जिसे हम एयर कंडीशनर कहते हैं। वैसे एयर कंडीशनिंग जो है मेरा ख्याल है कुछ अरसे तक हमें ये अपनी इमारतों में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ताकि एटलीस्ट हम खुद से घरों में इसे सेफ। अच्छा, दरवाजे खिड़कियां बंद करने की हम बात कर रहे होते हैं, फर्क पड़ता है? कोई बिल्कुल फर्क पड़ता है, बाहर ही रह जाती है? बिल्कुल बाहर रह जाती है, क्योंकि ये पार्टिकुलेट जो है, हवा चलती तो है ना, जिस तरह से अभी हमें मौसम का हाल बताने में उन्होंने बताया कि हवा 7 से 10 किलोमीटर जी उड़ा के लेके जाती है, तो लाजमी बात है जब हवा चलेगी, खिड़कियां खुली हैं, तो उसने अंदर आना ही है। ये एक बड़ा इफेक्टिव वे है स्मोक से बचने के लिए कि आप इससे इंटरेक्शन, हम लोग यही कर सकते हैं एक्चुअली कि मास्क का इस्तेमाल करें, हम जो है इसे खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, इससे इंटरेक्शन कम करें। छोटे बच्चे और बुजुर्ग, वो चूंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है, दोनों जो हैं सेक्स इनकी, तो इसकी वजह से हमें मतलब मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना। अच्छा हारून साहब, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ना, हम इस मौसम में आके हम लोग सारा मलबा जो है वो फसलों की बाकियात पे डाल देते हैं कि इंडिया ने फसलें जला दी, सारा धुआं हमारी तरफ आ गया, हमारे यहाँ स्मोक हो गई। सबसे ज़्यादा जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो हमारी गंदी ट्रैफिक का धुआं इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको हमारी एयर को पोल्यूटेड करने में। अब हमें ये बताइए कि जो भी गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, उन सब के धुएं एक तरह के ही होते हैं, इतने ही खतरनाक होते हैं, या फिर अक्सर हम देख रहे होते हैं चिंची रिक्शा बहुत काला धुआं उमिट करता है, वो लग रहा होता है कि बहुत खतरनाक है, ऐसा है या फिर सभी इंतहाई खतरनाक है? धुएं की कोई भी किस्म जो है ना वो खतरनाक है। इसमें इसकी खतरनाकी कम ज्यादा हो सकती है। जो चिंची वाला धुआं है स्पेशली, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्चुअली ये मैंने आपको बताया कि इसमें सल्फर और नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ्यूल कंबस्शन से आते हैं, तो वो लोग एक तो वो फ्यूल जो है वो नहीं अच्छा इस्तेमाल करते हैं। चिंची रिक्शा जो आपने, गाड़ियों की मेंटेनेंस ना होना भी एक बहुत बड़ी रीजन, ये तो बहुत बड़ी रीजन है ना। हम लोग गाड़ी की मेंटेनेंस की तरफ ध्यान देते ही नहीं है जब तक गाड़ी हमारे तरले ना, हाँ जी, या तरले कर करके जवाब नहीं देना पे चली जाती, तब तक हम उसको मैकेनिक के पास नहीं लेके जाते हैं। नॉर्मली रूटीन में 3 महीने बाद गाड़ी का चेकअप जरूर होना चाहिए, उसे डीकार्बनाइज जरूर करवाना चाहिए। आप डेवलप्ड वर्ल्ड जिनकी हम कॉपी करते हैं, जिनकी हम बातें करते हैं,
जिनके बराबर हम अपने राइट्स भी मांगते हैं। इवन हमारे हमें यहाँ तो हमारा कॉन्सेप्ट भी कंट्रीब्यूशन नहीं है कि गाड़ी को इतने साल के बाद रोड पे नहीं होना चाहिए। उन डेवलप्ड कंट्रीज में तो है कि भाई इतने साल के बाद गाड़ी बेशक आपकी फिट एंड फाट है लेकिन वो रोड पे नजर नहीं आनी चाहिए। नहीं आ सकती। एक मेरा इत्तेफाक हुआ पिछले कुछ अरसा पहले, ये कोरोना से पहले, इंग्लैंड जाने का। वहाँ पे मेरे कज़न थे, मैं उनके साथ गाड़ी में निकला हूँ, हमें एक उन्होंने रोक लिया कार जो उनकी पुलिस की थी। और उन्होंने रीज़न ये बताई कि जी आपकी गाड़ी की MOT नहीं हुई हुई, जो इसकी मोटर की जो टेक्निकल एवेल्यूएशन है, कोई उससे वो टर्म है, वो नहीं हुई हुई। आपने ट्रैफिक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं किया, लेकिन आप गाड़ी यहाँ से नहीं लेके जा सकते। अगर आप जाएंगे तो सिर्फ अपने घर वापस ले जाके गैराज में इसे खड़ी कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपकी गाड़ी खुद लेके जाएंगे। इसकी वो आप एवेल्यूएशन करवाएं तो आप इसे निकाल सकते हैं। आपने कहा जी हर तरह का धुआं खतरनाक होता है जी। ये जो हम लोग बारबेक्यू पार्टीज देख रहे हैं, बारबेक्यू हर गली मोहल्ले में दुकानें हैं, ये वाला धुआं भी खतरनाक तो वो आप कोयले पे कर रहे हैं ना, कोयला और डायरेक्ट रॉ कोयला है, वो तो सबसे खतरनाक है। आप उसे मतलब फैक्ट्री में तो फिर उन्होंने किसी ने इंसिनरेटर लगाया हुआ है, अगर गाड़ी में से फ्यूल होके जा रहा है और वो तो फिर किसी फिल्टर के जरिए जा ही रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा वो तो धुआं फैल रहा होता है। वो तो यकीनी आप देखें कि अगर वहाँ पे आप खड़े हो या बैठे हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बारबेक्यू हो रहा था, आपसे सांस लेना महाल होता है। आप चाहे जितना मर्जी उस एम्बियंस को एंजॉय कर रहे हो, उस खुशबू को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो धुआं आपके लिए शदीद खतरनाक है। हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना। एक्चुअली हमारी अपनी पार्टिसिपेशन, सोसाइटी की पार्टिसिपेशन के बगैर ये सोशल इश्यूज हैं, इन पे काबू नहीं पाया जा सकता। अभी आपने बात की थी कि हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगा देते हैं फसलें जलाने का। फसलें तो अरसे से जल रही हैं, मतलब हमेशा से किसान, हमारे अपने किसानों का भी यही काम है, हमारे यहाँ अभी तक जल रही हैं, बिल्कुल जलती हैं। तो वो जिन एरियाज में, एक तो वो वैसे ही खुले एरियाज होते हैं, दूसरा ये है कि ये अर्बन इशू है। स्मोक को स्पेशली आप वहाँ पे कह सकते हैं, आप बड़े शहरों में मोस्टली बड़े में, और अगर छोटे में भी है आपको नजर आएगा तो आपको उन्हीं एरियाज में आएगा जहाँ पे आपको आबादी गुंजान है या जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ज्यादा है, उस इलाके में आपको। हारून साहब, आपने अब लोगों की बात की है, यकीनी तौर पर लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, अपनी गाड़ियां ठीक करा लें, मोटरसाइकिलें हैं, जो भी व्हीकल्स हैं उनको ठीक करा लें, मास्क पहन लें, कूड़े शूड़े को आग ना लगाएं। मेरा ख्याल है 50-70% तो हम इससे आप बहुत ज्यादा बिल्कुल मामला ठीक कर सकते हैं। इवन मैंने आपको ये चीज बताऊं कि आप अपने घरों में सिर्फ अगर वो जो चूल्हे हैं ना आप छोड़ देते हैं समटाइम्स के दोबारा ना जलाना पड़े, सर्दियों में स्पेशली, कि एक तो हीटेड रहता है आपका घर और दूसरा जी चूल्हा दोबारा नहीं जलाना पड़ता। अगर खवातीन सिर्फ इस चीज़ को देख लें, अगर आप ये लाइट्स हैं हमारी, ये भी एक एक्स्ट्रा हमारे पे बर्डन डालती हैं एनर्जी का, क्योंकि हम सेचुरेटेड हो चुके हैं ना इस चीज़ में। जब तक गुंजाइश होती है तब तक आप ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उन्हें अवेल कर सकते हैं। अगर हुकूमत कहती है कि जी लाइट्स खुद ऑफ करें, अब किसी ने आके आपकी लाइट्स ऑफ तो नहीं करनी है, चूल्हा बंद तो नहीं करना है, इसके लिए सोसाइटी को अपना पार्टिसिपेट खुद करना। गाड़ी भी ज़ाहिर है हमें खुद ही अपनी मेंटेन करानी है, वो ना सिर्फ एक्स्ट्रा खर्चा करती है, जो गाड़ी फिट नहीं है वो आपका फ्यूल की कंजम्पशन भी ज़्यादा करती है, उसकी वजह से आप मजीद यानी इनडायरेक्टली भी इस बात का बायस बनते हैं कि आप खर्चा बढ़ने के साथ साथ आपकी पॉल्यूशन में भी आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये अगर आप टाइमली मेंटेन करते जाएं तो वो जो आपने इकट्ठा गाड़ी पे 10,000 या 20,000 लगाना है, तो आप वो 5,000 3,000 करके वो अपनी गाड़ी भी फिट रख सकते हैं और अपना खर्चा भी फ्यूल, यानी आप अपना कौमी फर्ज भी निभा सकते हैं और आप अपना खर्चा भी बचा सकते हैं। दो फायदे होंगे और दोनों ही फायदे आपके हैं। अच्छा अरुण साहब, अब हमें ये बताइए कि हम लोग ये जो आपने गैसेस हमें बताई हैं कि ये जो भी इसमें खतरनाक होती है, ये जब हम इनहेल करते हैं हमारे सिस्टम के लिए तो खतरनाक है, हमारी बैरूनी जिल्द के लिए भी खतरनाक है क्या? एग्जैक्टली देखें, पोल्यूशन किसी भी सूरत में खतरनाक है। अब आप देखेंगे कुछ अरसे से जो आपको नज़र आ रही हैं, आप जब भी डॉक्टर्स का भी देखते हैं ना तो वो नाक, कान, गले और जिल्द की बीमारियों के माहिर आपको जो है वो नज़र आते हैं इकट्ठे ही। तो ये चीज़ें जो हैं ये लाजमी एग्जैक्टली इंटरलिंक्ड है। आपकी स्किन के लिए आपकी एलर्जी ने तो इम्पैक्ट करना है आपकी स्किन पे, तो ये एलर्जीज का भी बायस बनती हैं ये चीज़ें। इरिटेशन अब आप देखिए अगर आंखों को हो रही है तो आपको स्किन के भी साथ जो है वो कहीं ना कहीं पे हो रही होती है, तो ये आपकी स्किन को भी ख़राब करती है, ये आपके एलर्जीज में इजाफा करती है। हारून साहब, बीइंग माहिर माहौलियात, क्या लग रहा है अभी तो हम देख रहे हैं कि महकमे माहौलियात ने भी, कमीशन ने भी, सब ने अपनी अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, कुछ लेट नहीं हो गए? सारा साल इस पे काम होना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाता। हमारा एक मिजाज है जिसे कौमी मिजाज कहते हैं कि हम इवेंट्स पे बात करते हैं। अगर कोई हैपनिंग हो गई है तो हमारा मीडिया भी शोर मचा देगा उस पर, ये होना चाहिए। हम सारा साल नहीं करते हैं। एक बड़ा अच्छा सिलसिला मुझे ये पसंद है आप लोगों को कि आप ऑफ एंड ऑन इन पे बात करते हैं। स्मोग हम कब से बात कर रहे हैं, जब अभी गर्मी थी और हमने कहा कि आइंदा इस पे आने वाले है। अगर हम ये बात इस तरह से मुसलसल, मीडिया का रोल बहुत अहम है एक्चुअली इस सारी चीज़ में। अगर हम बात करते जाएं
तो वो लाजमी असर रखती है। अगर सारा साल हम इस पे बात करें, सारा साल एकदम आप मीडिया का रोल अहम कह रहे हैं, हमारे जो महकमे हैं वो हमसे नाराज रहते हैं कि अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, मीडिया ने शोर मचा तो दिया। ये हमारे उसी मिजाज पे वो चल रहे हैं ना कि जी इवेंट हो तो तभी हम करें। हम कभी भी, हालांकि ये बचपन से हम पढ़ना जब शुरू करते हैं तो कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है। तो अगर एहतियात कर लेंगे हम पहले तो हमें इलाज नहीं करना पड़ेगा। हमें इस तरह से नहीं, जो हम अपने रिसोर्सेज, जो हम अपनी बातें, जो हम अपने काम यहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं वो डेवलपमेंट में हम कर सकते हैं। हम तरक्की की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो हमें अपने ये जो रास्ते की ये वाली चीज़ें इनको देख के इसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। अच्छा हारून साहब, अब हमें ये बताइए कि हम शहरियों की भी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपने बताया कि ये कूड़े को जो आग लगाते हैं ये यानी हर तरह का धुआं हमारे लिए ख़तरनाक है और वो स्मोक पैदा करेगा। अब शहरियों ने एक तो अपनी गाड़ियां ठीक करानी है, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं स्मोक से बचने के लिए भी और दूसरों को बचाने के लिए भी? दूसरों को बचाने के लिए सबसे पहले तो एक यानी जो मुआशरे के अरकान हैं उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हैं। उन्हें ये देखना चाहिए, एक तो वो लोगों के रोज़गार, अगर फैक्ट्री फर्ज करें 10 दिन के लिए भी बंद कर देता है महकमा मौलिया, तो वो ना सिर्फ नुकसान कर रहे हैं मजदूरों का और भी, मजदूरों का ज्यादा नुकसान है। फैक्ट्री ऑनर को मेरा नहीं ख्याल वो 10 दिन निकाल लेगा, उसके बाद बहुत सेविंग होगी। वो निकाल लेना, और लेकिन उसको उस सेक्टर में नुकसान हो रहा होता है अगर जो उसका बंद है, तो उसे अपने नुकसान का ख्याल करना चाहिए, अपने मजदूरों के नुकसान का ख्याल करना चाहिए, उनकी रोजी रोटी का ख्याल करना चाहिए। दूसरे वो इस तरह से कर सकता है कंट्रीब्यूट हायर लेवल पे। लो लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने अभी जिस तरह से अर्ज किया कि हम अगर अपनी लाइटें सिर्फ बंद रखें, हम अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, हम अपनी गाड़ियां सही करवाने के साथ साथ ये जो दूसरा कूड़ा क्रिकेट है इसे ना जलाएं। हम ये जो क्या इसे कहते हैं एलिमेंट्स हम करते हैं कि गलियों में यानी फेंक देते हैं चीज़ें अपनी घर से निकाल के, हम सिर्फ वो ख्याल करें, सिर्फ इतनी चीज़ों का ख्याल करें। आप देखिएगा कि इतनी बेहतरी है कि हम, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या करें, हम पौधे लगाएं, बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी अपनी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। बहुत क्योंकि पौधे जो हैं वो ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे बल्कि हमें साया भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे, साया भी देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए। जी, गवर्नमेंट इदारों की तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन 50% मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमने भी अपने माहौल को साफ रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम भी सांस लेते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जी कुछ स्मोक के हवाले से, अब हमने बात करनी है कोरोना वायरस के हवाले से। और मेरे जहन में ये बात आ रही है कि बागों के शहर लाहौर को जैसे किसी की नज़र लग गई हो, क्योंकि एक के बाद दूसरा मसला इस शहर को अपनी लपेट में ले रहा है। तबाही मचाने के बाद मोहलिक कोरोना वायरस कुछ कंट्रोल में आया था और लाहौरियों ने सुख का सांस लिया ही था कि लाहौर में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। आए रोज कोरोना वायरस केसेस की तादाद में बहुत तेजी के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। न सिर्फ मरीज सामने आ रहे हैं बल्कि ये वायरस रोजाना की बुनियाद पर कई जिंदगियां भी निगलने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो लाहौर में मुसद्दका केसेस ने कई माह बाद हम देख रहे हैं जी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 106 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 51,562 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ने के बाद 6,10,788 तक पहुंच चुकी है। अगर मजमूई सूरत हाल की हम बात करते हैं तो मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद तकरीबन जो है वो लाखों में है, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 6,739 हो चुकी है। पाकिस्तान में इस जालिम वायरस ने छुटकारा पाने वालों की तादाद 3,11,075 है। कोरोना वायरस में इजाफे की बड़ी वजह SOPs पर अमल दरामद ना करना है। 90% लोगों ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल छोड़ दिया है। वो अपने आसपास के माहौल को साफ नहीं रख रहे, वो अपने हाथों को बार बार नहीं धो रहे। इस्तेमाल पर पाबंदी खत्म होने से समाजी फासले का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा और कोरोना वायरस की केसेस में इजाफा होने लगा। SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? शादियों का सीजन आ गया है, ऐसे में समाजी फासले बरकरार रखना किस हद तक मुमकिन हो पाएगा? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर असद असलम साहब है, CEO हैं आप न्यू अस्पताल से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। कासमी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? केसेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लाहौर के जो 31 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 19 प्राइवेट और 12 सरकारी अस्पताल, उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को इनमें 44 पेशेंट दाखिल थे।
44 और कल रात को जो मैंने कादमी साहब से भी शेयर की 87 पेशेंट्स हैं। ठीक। उनमें 33 मरीज हैं जो आईसीयूज में हैं, क्रिटिकल हैं, और 7 मरीज हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। तो हर रोज़ ये केसेस की तादाद बढ़ रही है और उसकी वजह जो है 2 वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह जैसे आपने बताया कि एसओपीज पर तो कोई अमल ही नहीं कर रहा, और दूसरी टेम्परेचर दिन ब दिन कम होता जा रहा है, ऊपर से तीसरी भी ऐड कर लें स्मॉग। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो बाकी 2 फैक्टर एक तरफ रख दें, स्मॉग और लो टेम्परेचर, और एसओपीज एक तरफ रख दें। अगर एसओपीज पर अमल कर लें तो बाकी 2 फैक्टर आपको कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं कहेंगे। काज़मी साहब, एसओपीज पर इम्प्लीमेंटेशन ना कर रहे हैं, ना करवाया जा रहा है। सिद्रा, हम तो बार बार यही बात करके थक गए हैं कि 3 जो हैं वो एसओपीज के मामूली से मसले हैं, उन पर अमल दरामद कर लिया जाए। ये बल्कि मैं मसला लफ्ज़ बहुत बड़ा बोल गया हूँ। मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना, सैनिटाइजर करना और फासला रखना। हमारे शहरियों के लिए तो ये मसला कश्मीर से भी बड़ा। पहली तो बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर अमल दरामद जो कराना वो बहुत ज़रूरी है। पहले आप जलसे जुलूसों, जो महफिलें हैं, जो रेस्टोरेंट पे जो सारा कुछ होता है, उनको आप बाज करेंगे, फिर कोई इनफरादी तौर पे अपने ये अमल दरामद करेगा कि वो किसी चीज़ से या इंसान से फासला रखे। तो इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट का भी अहम किरदार है, आवाम का तो है, लेकिन ये पूरी दुनिया का कानून है। इंसानी जबिल्लत है कि वो जब तक उस पर सख्ती ना की जाए वो किसी किस्म का जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं करता। तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि डॉलरों, रियाल, दिरहम और हर करेंसी की उनकी जो है उसमें जुर्माना हो रहा है। तो हम भी रुपयों में जब शुरू तो किया जाए ना, चाहे 50 रुपए से किया जाए, रुपयों में किया जाए, 100 में किया जाए, 200 में किया जाए, लेकिन ज़रूरी है। देखें, आप असद साहब हमारे स्टूडियो तक पहुंचे हैं, रास्ते में इन्होंने बहुत सारा विजिट देखा होगा, इधर उधर लोगों की हालत देखी होगी। तो क्या इस तरह हमारी पुलिस और हमारे जो ट्रैफिक का कानून है वो लोगों को देखता है, गुजर जाता है, गुजरने देता है? तो क्या ऐसा ना हो कि लोग जो गुजर रहे हैं और बगैर मास्क के गुजर रहे हैं उनको ही जुर्माना किया जाए? ट्रैफिक, बार बार ये कहा जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस इनकार कर रही है कि हमारे लिए मुश्किल है, हम किसी पूछें गाड़ी वाले से कि आपने मास्क क्यों नहीं मुश्किल। क्यों नहीं मुश्किल? इसलिए कि आप सिग्नल के ऊपर खड़े हैं और कम से कम जिसने दूसरी खिलाफ वर्जी की है उसको मास्क का तो पूछ लिया जाए कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना। जब खौफ होगा, 4-5 को जुर्माने होंगे, 20 को जुर्माने होंगे, तो मैं समझता हूं कि ये कौम सीधी होना शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर साहब, जुर्माने आखिरी हल कौम नहीं मान रही, क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कानून एक्टिव होगा तो तभी लोग बात आएंगे। देखें, आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, इस वक्त जो शादी घर में चले जाएं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग तो है कोई नहीं, साथ बैठे हैं प्रोफेसर साहब, और मास्क भी नहीं पहने हुए। खवातीन को कौन मनाएगा जो 10,000 का मेकअप करा के आएंगे कि आप मास्क भी पहने? और अब इस वक्त मैं टोटली एग्री करता हूँ, मैं तो बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो स्टेज आ गई है कि जुर्माने आयद किए जाएं। अच्छा, किस किस अंदाज में हो सकते हैं? अगर बीइंग सिटीजन आपसे पूछा जाए कि क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? सूरत हाल अब खराब हो रही है, क्या पहली बात तो देखें, अगर एक शादी घर में सिर्फ खाने के वक्त आप मास्क नहीं पहने, बाकी अगर लोग मास्क पहन के नहीं बैठे, वो शादी घर को बंद कर दें। ठीक। रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर खाने के वक्त ज़्यादा ऑब्वियसली उतारना पड़ेगा, मास्क के बगैर एंट्री ना होने दें। अगर वहाँ पर वैसे लोग बैठे हुए हैं वो रेस्टोरेंट बंद कर दें। दुकान, एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, एक दुकान बंद कर दें। 2 दुकानें एक एरिया में बंद होंगी तो ये मैसेज सारी मार्केट को चला जाएगा। 100% राइट। काज़मी साहब, ये लेकिन मुझे ये वाइस चेयरमैन है कोरोना पंजाब एडवाइजरी ग्रुप के, तो क्या आपने ऐसी सजेशन कोई भेजी है, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को? ऐसा हो जाना चाहिए। अब हमारी कल जो मीटिंग है 12:30 बजे, उसमें हमने ये सारे स्टैटिस्टिक्स अब जो होनी है ये है जी, कल 12:30 बजे उसमें हम, मेरा ख्याल है कि मैं तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दूंगा कि हम गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दें कि अब सख्ती से अमल कराया जाए और जुर्माने आयद किए। क्योंकि लोगों के रवैये तो पिछले 8-10 महीने से हमारे सामने आ चुके हैं। अब तो इतनी लापरवाही हो चुकी है कि आप
स्मोक से भी नहीं बचना चाहते, आपको अपनी जिंदगी की फिक्र है, बाद में आपने जो है वो बुरा भला महकमा सेहत को कहना कि हमें पूछता कोई नहीं। एक नॉर्मल सी बात है सिद्रा, एक आम सी सोच है कि आप अपना कारोबार बंद करवाने की बजाय SOPs पे अमल दरामद क्यों नहीं करते। खास तौर पर वो जब आप क्या पैगाम देंगे, एक दुकानदार बैठा है, बाहर से गाहक आया, जब आपने मास्क दुकानदार ने नहीं पहना आप कह नहीं तो बाहर से आने वाले को आप किस तरह कहेंगे कि आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मैंने बड़े बड़े बैंकर्स देखे हैं, अंदर जाते हैं, बाहर सख्ती है, मैंने देखा है कि अंदर मास्क पहन के लोग नहीं बैठे होते। बड़े बड़े पढ़े लिखे अदारों के अंदर जो कि जिनका तल्लक ही एजुकेशन से है, मसलन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस लगा लें, उनके प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स खुद अंदर मास्क पहन के नहीं बैठे होते, सिर्फ इस वजह से कि वो डिस्टेंस से बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब है कि मैसेज आपका गलत जा रहा है, चाहे आपने फासला रखा हुआ है, लेकिन मैसेज आपका, अब देखें हम प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं, मास्क उतारा है, वक्ती तौर पे डिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेकिन आप अगर जब फ्री बैठे हैं, मीटिंग है और आम माहौल के अंदर आपने 8 घंटे गुजारने हैं ड्यूटी के, तो देखने वालों को बताएं कि हमें फौरन से पहले फाइन भी होता है जी। हमारे यहाँ भी सख्ती है, क्योंकि जब फाइन नहीं हो रहा था तो हम लोग मेरे ख्याल में इस अदारे में सबसे पहले फाइन हेल्थ रिपोर्टर मुझे हुआ था, आपने मास्क उतारा, मैं वॉशरूम गया था, वजू किया और भूल गया दोबारा उसको पहने, मैं अपनी चेयर पे बैठा और मुझे जो है वो नोटिस आ गया और उसका बकायदा चालान हुआ। समझ रहे होते हैं कि CCTV फुटेज के जरिए हमारा चालान होता है। हम जब गेट से दाखिल होते हैं तो हमारे अदारे के अंदर हमारी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। तो सर आपके सरकारी अदारों में भी अगर इस तरह अमल दरामद हो जाए तो मैं नहीं समझता कि कोरोना कहीं जाएगा। बिल्कुल, मैं टोटल एग्री करता हूँ, मैं इसमें कोई सेकंड थॉट ही कोई नहीं है। सर गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिफिकेशन है, आप अगर अपने एज ए CEO मेऊ हॉस्पिटल के अंदर ही इस पे इम्प्लीमेंट कर दें तो दूसरों के लिए मिसाल नहीं बन जाएगा। जैसे आपने कहा कि एक मार्केट में 2 दुकानें बंद करें तो शायद उनको। बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे पास वार्ड में पेशेंट्स होते हैं, इस वक्त पेशेंट हैं वो वैसे ही हमारे पास कोरोना के पेशेंट दाखिल हैं, वो वैसे ही उसमें से 60% 70% वो ऑक्सीजन पर है। तो वार्ड के अंदर तो हम जाहिर पेशेंट को इम्प्लीमेंट, वार्ड के बाहर जो अटेंडेंट बैठे हैं वो बगैर मास्क के, उनके अपने मरीज दाखिल हैं, अंदर सीरियस कंडीशन में दाखिल हैं और बाहर वो जमगट्टे की शक्ल, टोलियों की शक्ल में बाहर बैठे हैं, लेकिन मास्क नहीं पहना। बाहर बैठ के रो रहे हैं वेंटिलेटर पे मरीज, मास्क नहीं पहनना, उन्होंने मास्क नहीं पहना, जो उसको रो रहे हैं कि उसको कोरोना हो गया है, खुदा करे, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं पहना। खुद को कोरोना से नहीं बचा रहे कि हम भी खतरे में। मैंने तो बड़े पढ़े लिखे लोगों, कल एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत पढ़ी लिखी, और उसने मुझे कहा कि यार ये कोरोना है भी कि नहीं मुझे बताएं सही तरह, आप हेल्थ रिपोर्टर हैं। मैंने तो कोई मरीज नहीं देखा ऐसा कि जिसको कोरोना, मैं कि किस तरह देख, आपको ICU ले जाएं, ये क्या तरीका कार है आपका मरीज देखने, या आपकी फैमिली इफेक्ट हो। डॉक्टर साहब ये जब पढ़े लिखे लोगों की, महज़ब लोगों की हम बात करते हैं कि वो ज़ाहिरी तौर पे महज़ब लग रहे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जब वो नहीं मानेंगे तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, जो झुग्गी में रहने वाला है, जो बेचारा गरीब एक मरले के किराए के मकान में मुश्किल से रह, उससे हम शिकवा कर सकते हैं। वो कहते हैं, उनसे पूछा, मोटरसाइकिल रोक के पूछा है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, वो कहते बीमारी नहीं देखी। ठीक, कि जब बीमारी देखूंगा, जब, और अगले अल्फाज थे कि जब मेरे घर में किसी को कोरोना होगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो मैं फिर मास्क पहन लूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि अभी आपने स्मोक का जिक्र किया है, वो भी हमारे यहाँ बहुत चल रही है, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया है, और इन तमाम एलिमेंट्स के होते हुए कोरोना की सेकंड लेयर का किस हद तक खदशा है? मेरे हिसाब से बहुत खदशा है, मेरे हिसाब से, और मैं तो डेली बेसिस पर उसको देख रहा हूँ। पहली तारीख को 1 अक्टूबर को 40 केसेस थे, 44, कल रात को 87 हो गए, और ये डबल हो गया, डबल है ये। और कोरोना की सेंचुरी से ऊपर जा रहा है। 2 दिन में ऐसे है कि 106 109 पेशेंट, 7 केसेस वेंटिलेटर पर हैं, 33 हाई डिपेंडेंसी ऑक्सीजन पर ICU में मौजूद है। और डॉक्टर साहब फिर पहले जो हम डबल नंबर्स देख रहे थे, 25-30 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, अब वो तो 100 से ऊपर जा रहे हैं। वही सूरत हाल है कि लाहौर के अंदर ही ज्यादा रश है पेशेंट का, और तादाद भी ज्यादा आ रही है और पेशेंट भी ज्यादा इधर ही दाखिल है। इसका मतलब है कि लाहौर से ये हमारी गलत फहमी थी कि इधर, डॉक्टर साहब ये जो हमने ये कंसेप्ट बना लिया है, एक जहन बना लिया है कि जी हमारी कुव्वत मदाफत जो है वो पैदा हो गई है, हम स्ट्रॉन्ग हैं और हम बस अब हमें कुछ नहीं होगा, एक दफ़ा कोरोना आके चले गया है तो प्लाज्मा बन गया हमारा, तो हम कोरोना से बच जाएंगे। ये कंसेप्ट क्या है इसमें? वो तो देखें, एंटीबॉडीज बनेंगी तो मदाफत आती है, अगर एंटीबॉडीज ना बने तो किसी में कोई तो मदाफत नहीं आती। तो इसलिए ये अज्यूम कर लेना
कि मुझे कोरोना हो गया होगा और मेरे में कुव्वत मुदाफ़त होगी, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी, ब्लंडर है। हाँ। ये अपने आप को आप एक खुदा ना खातम मोर्टेलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के अभी साथ। मुझे कल कॉल आई कि मौसम चेंज हुआ है तो हमारी सारी फैमिली को कोरोना हो गया है, तो हम जो है ना वो अब SOP पे अमल क्या करें, सारा कोरोना हो गया है तो हम उसकी मेडिसिन एजिथ्रोमाइसिन फलां ले रहे हैं, जो डॉक्टर से ऑनलाइन हम राब्ते में हैं, तो बेहतर है कि हम अस्पतालों से बचें और इससे निकल आएँ। तो ये भी किया जा रहा है कि अब हमें ज़ुकाम लगा था, एक दफ़ा हमारा गला भी ख़राब हुआ था, तो इसका मतलब हमें कोरोना हुआ था, तो हमारा प्लाज्मा बन चुका है, एंटीबॉडीज बन गई, तो अब यहाँ पर एक बड़ी वादा करना चाहता हूँ। देखें, डेंगू की एक स्ट्रेन नहीं है, 1 2 3 4 मुख्तलिफ स्ट्रेन हैं, और जिनको एक स्ट्रेन से डेंगू हुआ है और उस पर रिकवर कर गए हैं और उनको दूसरी स्ट्रेन से होने का उतना ही खतरा है, और जब दूसरी स्ट्रेन से डेंगू होगा किसी को, खुदा न खास्ता, वो हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी है, हाई रिस्क। तो यही केस आप एज्यूम कर लें कोरोना में, हो सकता है किसी को पहले एक स्ट्रेन से हो गया हो सकता है ये दूसरी स्ट्रेन हो कोरोना की, म्यूटेंट स्ट्रेन हो। हमें वैक्सीन मिलेगी? कोई हमारे यहाँ क्या काम हो रहा है? हम तो बहुत पीछे है ना, हम तो तरक्की पजीर ममालिक है, हमारी तो एंड पे बारी है। डॉक्टर साहब, इनकी मैं सवाल के साथ एक ऐड कर रहा हूँ। महमूद शौकत साहब उस दिन हमारे पास आए थे, वो कह रहे को खुदारा अब वैक्सीन का इंतजार ना करें, 2 साल तक अगर आ भी गई तो 2 साल तक 85% पाकिस्तानियों की बारी नहीं आनी कि उनको वैक्सीन लगे, तो आप किन चक्रों में फिर रहे हैं? वैक्सीन जी, हमें जो चाइना से वैक्सीन हुई वो इस वक्त ट्रायल फेजेस पर तकरीबन कंप्लीट होगा या उसके बाद ही आएगी। लेकिन मैं वही बात कादमी साहब की कि वैक्सीन पर इंतजार ना करें। सही। वैक्सीन कब आनी है, जनवरी में आनी है, फरवरी में आनी है, मार्च में आनी है, उससे पहले अगले 3 महीने बहुत क्रिटिकल है, फ्रैंकली बता रहा हूँ। अच्छा, इतने क्रिटिकल हैं कि आपको अंदाजा कोई नहीं। डॉक्टर साहब, ये देखने वालों को, बहुत सारे लोगों को हमारे नज़ला है, जुकाम है, किसी को खांसी आ रही है, किसी को दिल घबरा रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, खुश्क मौसम में बारिशें नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा कि कोरोना टेस्ट करा लिया जाए? कोरोना के वैसे कोरोना के जो आइडियली तो PCR से ही पता चलता है जी। अभी वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट वाला भी इतना कोई सक्सेसफुल नहीं है। PCR भी डॉक्टर बता दें कि कितने % ऑथेंटिक है, कितने % उसका रिजल्ट जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है। PCR का 65% टू 70% रिलायबल होता है, ऑथेंटिसिटी होती है इसकी PCR की। तो 30 to 35% नेगेटिव है, तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, ये नहीं और सब पॉजिटिव का नेगेटिव होना खतरनाक है, नेगेटिव का पॉजिटिव होना इतना खतरनाक नहीं। अगर किसी को इसी तरह कोरोना है और आप कहते हैं कि उसको कोरोना नहीं है, वो आजाद हो गया, वो फैला देगा सब। हाँ, हालांकि उसको अलम आदमी थी, वो उसने समझ लिया कि ये आम नजला जुकाम है और मैं बरी हो गया हूँ, तो ये ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी को नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव आ गया तो वो तो एहतियात ही करेगा ना, वो जरूरी है उसके लिए, उसको कोई खतरा नहीं। लेकिन जो नेगेटिव है, एसिम्प्टोमेटिक, आप देखें वो कैसे फील्ड के अंदर निकलेगा, हर किसी को उसे खुद तो कुछ नहीं अच्छा, हो रहा, ये बड़ी हमारे प्रॉब्लम है। अगर मुझे कोरोना नेगेटिव आ गया है, मैं हॉस्पिटल के रिपोर्ट लेके हाथ के अंदर लहराते हुए हॉस्पिटल लेबॉर्टरी से बाहर आ रहा हूं, तो गेट तक आने तक ये जरूरी नहीं कि मुझे दोबारा कोरोना ना हो। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं कहता मैंने तो पिछले महीने टेस्ट करवा लिया था, मुझे कोरोना नहीं, और खुदारा 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट चंद सेकंड जो है उस पे आप एतबार नहीं कर सकते। नेगेटिव रिपोर्ट का भी ये मतलब नहीं कि आपको कोरोना नहीं है, बता दूं आपको, नेगेटिव रिपोर्ट का भी ये मतलब नहीं कि 35% लोग जो है, हाँ 35% में होते पॉजिटिव है लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि उस एरिया में शायद वायरस नहीं मिला, इतनी कंसंट्रेशन नहीं थी जहाँ से लिया, तो इसलिए नेगेटिव हो गया। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ हर पेशेंट समझे कि मैं एक्सपोज्ड हूँ कोरोना से, अगर मैंने एहतियात ना की, फ्रैंकली हर पर्सन, हर बंदा बस समझे कि मुझे। डॉक्टर साहब, इसमें कल आप जो सजेशन दे रहे हैं मीटिंग के अंदर, ये सिर्फ जुर्मानों की दे रहे हैं या कुछ स्मार्ट लॉकडाउन या ये सारा कल स्टैटिस्टिक्स, ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स पर होगा पूरे पंजाब के देख के, ठीक है। लेकिन हम कल, मैं तो अपनी तरफ से रिकमेंड जरूर करूंगा कि एटलीस्ट रेस्टोरेंट, शादीगर, देखिए मास्क खाने के वक्त नहीं पहना जाता, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन हो सकती है ना जी, वो तो हो सकती है। डॉक्टर साहब, शादी हॉल्स में वो पैकिंग डब्बा सिस्टम होना चाहिए, खाने वाने नहीं इस सूरत हाल में। मैं तो कहता हूँ खाना बिल्कुल ही खत्म कर दें। नहीं डॉक्टर साहब, ये फिर वही हमारी मैशत और रोने धोने रोजगार के लग जाएंगे, तो इसका कोई ऐसा हल क्या है कि कोई चीज बंद भी ना हो और हम कोरोना से ये बहुत अच्छी सजेशन है। शादी घर को आ गया जी, सबको आप
आप कैसे शिकवा कर सकते हैं जब आप एहतियात नहीं करें? अच्छा, अब हमें सर ये बताइए कि ये हम उम्र का ताल्लुक पहले कहते थे कि 60 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं, ज्यादा, अभी तक वही मामला है या बिल्कुल एज और दूसरा कोमॉर्बिड कंडीशन, ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। यंग पेशेंट में रिलेटिवली ये इतना फेटल नहीं है जितना ओल्ड एज और कोमॉर्बिड कंडीशन में। ठीक, काज़मी साहब, हम लोग जब SOPs की बात कर रहे हैं तो अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सख्ती हो रही है या फिर कोई क्रैकडाउन हो रहा है, कोई इस तरह का मामला चल रहा है, आपकी नज़रों में है या आपको इल्म है? सिद्रा, मेरा तो शुरू से गिला रहा है कि पंजाब कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की बात नहीं मानी जाती। अब ये वाइस चेयरमैन पास बैठे हैं, अब कल भी इन्होंने सजेशन देनी है, अपनी राय देनी है, लिख के देनी है, तहरीरी देनी है। अगर गवर्नमेंट महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर या पंजाब गवर्नमेंट इनके जो हदायत हैं उस पर अमल दरामद नहीं करती तो इससे साबित होता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती। ठीक, अभी जो कारोबार बंद करने की बात है तो रश वैसे ही है, जो भी कारोबार शुरू होता है उस पे SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। वो चाहती है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इससे निकलें, लेकिन इस आहिस्ता आहिस्ता के निकलने के चक्कर में हम फिर पैराडामिक के अंदर घुस जाएं और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाए। मैं समझता हूं कि इससे पहले जो आपको जो वार हुआ है कोरोना का 3-4 माह पहले, उसमें आपको मैं समझता हूं पूरी दुनिया से आप सेव रहे हैं, बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम उस वक्त का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब हम उससे भी आगे जाएं? पहले क्या नरमी हुई हमारे साथ कि गर्मी थी, यानी गर्मी से खत्म नहीं होता लेकिन इफेक्ट जरूर होता है उसका, और गर्मी से वो थोड़ा सा पीछे रहता है। तो लेकिन खुदारा हमें चाहिए कि हम खुद अपने कारोबार को भी बचाएं, अपनी नौकरी को भी बचाएं। ये पता है कि जब एक कोरोना SOPs पर अमल ना करने से फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएगा, दुकान, उसमें बेरोजगार कितने लोग होंगे, उनको खुद सोचना चाहिए और इस पे सख्ती से। मैं एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान में रह के कतार तोड़ दूंगा, लेकिन मैं जिस वक्त अमेरिका और यूरोप के किसी मुल्क में उतरूंगा जहाज से, उसके बाद मैं एजुकेटेड हूँ या अनएजुकेटेड हूँ, बेशक मेरा किरदार टोटली बदल जाता है। मैं लाइन में खुद ही लग जाता हूँ, उनके के बगैर लाइन में लग जाता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कानून को तोड़ूंगा। इंसान तो मैं वही हूँ ना जो मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मेरा एटीट्यूड बाहर उतर के, बाहर के मुल्क में उतर के बिल्कुल बदल जाता हूँ। मैं वैसे तो इंसान ही बदल जाता हूँ। तो हमें अब अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को एहसास करना पड़ेगा और अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर। लेकिन डॉक्टर साहब, वहां पर जो है ना वो सजाएं इतनी सख्त है, उन्होंने पूरी कौम को सजा नहीं दी, उन्होंने चंद लोगों को दे दी है और फिर किसी को माफी नहीं मिली, इसलिए कानून। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता भी नहीं होता कितनों को सजा मिल रही है। मैं बस जहाज से उतरता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। मैं कतार में लग जाता हूँ, मैं ना दाएं देखता हूँ ना बाएं देखता हूँ, मुझे पता है कि मैं कतार, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि एक तो हमने SOPs तो हम मुसलसल बता रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कर लें, मास्क पहन लें, इसके अलावा क्या किया जा सकता है? कोई खाने पीने में एहतियात, क्योंकि ये जुकाम नजले का बड़ा मौसम है। ये आजकल जो वैसे भी देखें, ये मौसम वैसे ही सीजन फ्लू है जी, तो इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, खट्टी चीजें वैसे ना खाएं। तो नीम गर्म पानी या जो कहवा ग्रीन टी है उसका बेताशा इस्तेमाल करें, 2-2 घंटे बाद पिए। वो आपका जो सारा एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है वायरस की, उसको काफ़ी रिलीफ भी देगा और मेरे हिसाब से ये उसको कम भी करते हैं उनकी कंसंट्रेशन। ये जो फ्लू है इससे आपको पता है कि 1800 के अंदर करोड़ों लोगों की हलाकतों की जो रिपोर्ट हुई है, तो इसकी वैक्सीन बन चुकी है। अक्टूबर के अंदर फ्लू की वैक्सीन लगती है, कम से कम हम उस फ्लू की वैक्सीन को भी लगा लें तो कोरोना से बच सकते। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मोक की, अब देखें अलामात, वही अलामात सेम वो प्रॉब्लम करती है जो कोरोना के अंदर इंसान को प्रॉब्लम, गला खुश्क होता है, खांसी होती है, आंखों में जलन होती है। इसका मतलब है कि स्मोक हमें उस तरफ लेके जा सकती है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, कोरोना आपके अंदर मौजूद है, आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन स्मोक आपको चारपाई पे लटा सकती है, क्योंकि आपको स्मोक से भी बचना है। इसका मतलब है कि अब हमें ज़रूरत है कि इस 1 महीने के अंदर हम चश्मा भी लगा के रखें ताकि आंखों के जरिए जो है इसका इफेक्ट ना हो। और ज़रूरी है कि वही 3 चीज़ें बार बार कहूँगा, मास्क, सैनिटाइजर और फासला भी बचाएगा, दूसरे फ्लू से भी बचाएगा और कोरोना से बचाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मुसलसल बात करते हैं मास्क की, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लोग नहीं हाथ धो रहे, हाथ धोने बिल्कुल नहीं धो रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाथ भी नहीं धो रहे, बिल्कुल नहीं धो रहे।
वही तो हम बार बार इसीलिए तो परेशान हैं कि मास्क 3 चीज़ें हैं बस, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपने लिबास का हिस्सा मास्क को बना लें और अपनी हाइजीन के लिए बार बार हाथ धोएं। नहीं है सैनिटाइजर अवेलेबल, सिर्फ साफ पानी से उसी से धो लें, साबुन से धो लें। साबुन भी नहीं है, सीधा साफ पानी से धो लें खाली। और अदल इम्कान कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप किसी शादी पर जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, आप खुद ही दूसरे के से मेंटेन कर लें, दूर रहें। काज़मी साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, तो सैनिटाइजर हमने कह के लोगों को लगने लगा शायद उसी ने बचा लेना है। आप साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर से ज्यादा अच्छा असर होगा। देखिए, एक बहुत अहम पैगाम ये भी है कि जो लोग मास्क के डर रहे हैं कि मास्क हम क्यों खरीदें, उनके लिए इतला है कि मास्क उसी अपनी पुरानी कीमत पे आ चुका है जब कोरोना नहीं था। लोगों ने पहनना छोड़ दिया, डिमांड ही कम हो गई है। 5 रुपए का सितरा मास्क मिल रहा है। और जो 90 का हम इशू खड़ा किया हुआ था हमने कि ये मास्क हमने पहनना, ये पहले 100 रुपए का था कोरोना से पहले, अब 80 और 90 रुपए का हो चुका है। 70 रुपए का भी मिल रहा है। तो यानी आम सर्जिकल मास्क वो 5, 7, 10 रुपए की कीमत पे आ गया। अगर आप उसका डिब्बा लें, 50 पैकेट का होता है, 50 पीस उसमें होते हैं, तो आपको 4 से 5 रुपए का पड़ेगा। वो 250 रुपए का हो चुका है डिब्बा पूरा 50 पीसेस वाला। और अगर आप 93 उसकी बात करते हैं, दूसरे की 95 की जो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो उसकी भी 80 से 90 रुपए कीमत है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मास्क ये बहुत महंगा भी नहीं रहा, ये काज़मी साहब ने बता दिया आपको कि कीमतें रूटीन के मुताबिक वापस आ गई हैं, इसलिए मास्क पहनना अपने आप पे लाजिम कर लें। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जी लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से, बल्कि अगर पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऑरेंज ट्रेन जो कि पटरी पर आ गई है, शहरी खुशी का इजहार कर रहे हैं, सफ़र भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शौकिया सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोग ज़रूरत के तहत सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो बात कर रहे थे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की, वो अभी तक तो नहीं हुई। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ऐलान ज़रूर किया गया था, लेकिन अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है जिस पे इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगा, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को भी तो कामयाब बनाना है, क्योंकि इस पर 3 खरब रुपए लग चुके हैं और वो हमारे और आपके टैक्सेस का पैसा लगा है। अगर मैं आपको बताऊं जी ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक के हवाले से, तो ये तकरीबन कोई 27.समथिंग किलोमीटर का ट्रैक है, जिसपे 27 ट्रेनें चलाई जाएंगी और हर ट्रेन 5 बोगियों पर मुश्तमिल होगी। कितने मुसाफिर सफ़र कर पाएंगे और कौन से स्टेशन पर क्या रौनकें हैं, आपको दिखाते हैं जी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। शेख ज़ैन, बताइएगा कौन से स्टेशन पर आप मौजूद हैं, क्या रौनकें हैं वहाँ की? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली टाउन स्टेशन पे। ये अगर रायवन रोड से आया जाए तो ऑरेंज ट्रेन का पहला, और डेरा गुजरा से अगर ट्रैक पर आया जाए तो आखिरी स्टेशन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज अवाम ने पहले दिन इसमें सफ़र किया और ख़ासे पुरजोश हैं। अभी अभी कुछ बच्चे सफ़र करके ऑरेंज ट्रेन का यहाँ तक पहुँचे हैं, पहले उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऑरेंज ट्रेन का सफ़र किया? यस। मज़ा आया? यस। कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया? अच्छा, ये बताओ सबसे अच्छी चीज़ क्या थी ऑरेंज ट्रेन में? ट्रेन में एसी भी था, ट्रेन में और कुछ खाने के लिए नहीं था? नहीं, खाने के लिए हो ही नहीं सकता, उस पर तो पाबंदी है। नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आयशा। कैसा लगा आपको ऑरेंज ट्रेन का सफ़र करके? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या अच्छा लगा ऑरेंज ट्रेन में? हमने बाहर देखा, मज़ा किया, बैठने में आया मज़ा। आपने भी सफ़र किया? जी, मैंने बहुत अच्छा लगा। क्या क्या अच्छा लगा है? हर कोई कह रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तेज़ चलती है? जी, तेज चलती है। डर तो नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। अच्छा, दूसरी ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र किया आपने, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है कि दूसरी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल? ये ज़्यादा कंफर्टेबल। आप इसको इस्तेमाल किया करेंगे? जी सिर्फ सैर करने के लिए आई थी? जी, आज सैर करने के लिए। अच्छा, आप बताएं जी, कहाँ से आपने अपने जर्नी शुरू की? ये जर्नी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ना, नियर बर्फखाना स्टॉप, उधर से हमने शुरू की है। तो बच्चों को सैर करवाने के लिए लाया हूँ। बाकी ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल है, और मेरा ख्याल है दूसरी कन्वेंस से भी बेहतर है कि ये एक तो शॉर्ट है, दूसरा ये है कि इसमें सिक्योर है, बच्चे सिक्योर हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये क्रेडिट है खान साहब को जाता है।
जी, क्रेडिट तो वो जो सियासत है वो तो कर ही रहे हैं। अच्छा सिद्रा, अब आपने ये बच्चों की राय सुन ली है, हर कोई आज पुरजोश है कि इस ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करना है, और कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं कि हम सुबह 5 बजे ही उठ गए थे कि हमने सबसे पहले जाके सबसे पहला टोकन जो है ना वो लेना है इस टोकन बॉक्स से, और उसके बाद जो पहली चलने वाली ट्रेन है उसमें सफर भी करना है। ऐसे नहीं जिंदा दिलाने लाहौर कहते, ये हर चीज को एंजॉय करते हैं। शेख हमें ये बताइए पहले कि चूंकि आप स्टेशन के अंदर मौजूद है और बड़ी अच्छी रौनकें मैं देख रही हूँ आपके आसपास, बड़ा अच्छा एक प्लेजेंट सा माहौल मुझे नजर आ रहा है। मुझे ये बताइए कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है या फिर सिंपल सिस्टम है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो किसी भी तब्दीली को इतने अच्छे से इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर किसी के पास कार्ड नहीं है वो क्या करेगा? क्या उसे कॉइन मिलेगा और क्या वो पैसे दे के खरीद सकता है या फिर उसे पहले कार्ड देना पड़ेगा? क्या होगा? सिंपल सिस्टम है या कोई मुश्किल है? सिद्रा, जब भी कुछ सिस्टम नया मुतारफ करवाया जाता है अल्टीमेटली उसमें कुछ पेचीदगियां तो होती हैं, लेकिन जैसे जैसे जो लोग यूज टू हो जाएंगे तो उनके लिए ये मसाइल कम हो जाएंगे। अब उसमें एक इन लोगों को ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करने वालों को ये फ़ायदा हुआ है कि कुछ इसी तरह का सिस्टम पहले वो मेट्रो बस में भी देख चुके हैं कि इसी तरह कार्ड स्वैप किया जाता था, इसी तरह टोकन खरीदा जाता था, स्वैप किया जाता था। हाँ, वो जो सॉफ्टवेयर था उसकी निस्बत ये वाला सॉफ्टवेयर खासा अपडेट है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को इतने ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। अब ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करने वालों के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। या तो उनके पास एक कार्ड होना चाहिए जो कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है, और दूसरा उनके पास कोई टोकन होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें इस वक्त इस स्टेशन पर अवेलेबल हैं। ये मेरे साथ एक साहब हैं, वो सफ़र करके आए, ये उनके पास टोकन है। ये इस तरह का एक टोकन है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर ये जो ट्रेन है इसकी तस्वीर जो है वो बनाई गई है, जबकि इसके साथ साथ अगर इसकी दूसरी तरफ को देखा जाए तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर नंबर लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी। इसी तरह इस टोकन के अलावा वो जो खुदकार दरवाजे लगाए गए हैं वो खुल नहीं सकते, क्योंकि ये टोकन इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है और सॉफ्टवेयर के जरिए ये जो दरवाजे हैं ये खुलेंगे। इसी तरह कार्ड है, उस कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और सिर्फ सिंपल सा तरीका है कि जैसे ही आपके पास कार्ड या टोकन है आपने वो खुदकार दरवाजे तक पहुंचना है, अपना कार्ड और टोकन सिर्फ उसके ऊपर जाकर स्वैप करना है और वो दरवाजा खुल जाएगा। उस दरवाजे से होते हुए फिर उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से बताइए कि चूंकि आप स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, कोई खास सिक्योरिटी प्लान भी है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लोगों की खासा रश है वहां पर। दूसरा ये भी बताइए कि रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन क्या उम्मीद की जा रही है, कितने मुसाफिर होंगे जो ट्रेन में सफर करेंगे? अब पहले सिक्योरिटी के हवाले से आपको सितरा बताता हूं, तो इस जो 27.1 किलोमीटर ट्रैक है इसके ऊपर 26 स्टेशन है, 2 अंडरग्राउंड है, 24 एलिवेटेड है। हर स्टेशन पर दाखिले से कबल जो निजी सिक्योरिटी कंपनी है उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और बाकायदा जामे चेकिंग के बाद फिर उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। एक चीज़, दूसरा अभी भी जो चाइनीज़ हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जो अहलकार और जवान हैं वो भी तैनात हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर जो डाइवो और नोरनको का ज्वाइंट वेंचर है जिनको इनकी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो सिक्योरिटी फुल प्रूफ नज़र आ रही है। तो अब बात की जाए कि इस मेट्रो ऑरेंज ट्रेन से कितने लोगों को फ़ायदा होगा, तो ये जो 27 ट्रेनें हैं, जो 27 ट्रेनों का एक कॉन्वॉय है, अब एक ट्रेन 5 बोगियों पर मुश्तमिल है और एक वक्त में एक ट्रेन में सिदरा 1350 लोग बैक वक्त सफ़र कर सकते हैं। अब इसका जो ट्रैफिक काउंट सर्वे किया गया है कि रोज़ाना कितने लोगों को ये सूदमंद उनके लिए साबित हो सकती है, तो रोज़ाना 2.5 लाख लोग इस ऑरेंज ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। ये इसका ट्रैफिक काउंट सर्वे है, जिसमें उनका शेड्यूल कुछ इस तरह बनाया गया है कि कुछ उनके पीक आवर्स हैं, कुछ ऑफ पीक आवर्स हैं। हाँ, अगर जो कोई इवेंट आ जाता है या खुसूसी तौर पर इस ऑरेंज ट्रेन को चलाना पड़ सकता है, तो ये जो वॉल्यूम है 2.5 लाख का, ये इससे ज़्यादा भी जा सकता है। और अगर दूसरे दिनों में देखा जाए, लाइक आपने देखा होगा कि सैटरडे और संडे शहर लाहौर की सड़कों पर भी रश कम होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बेशतर जो विफाकी अदारे हैं वो भी बंद होते हैं, कुछ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी बंद होती हैं, तो उन दिनों में इस जो ट्रेन है इसको जो चलाने का दुरानिया है ये कम कर दिया जाएगा। शेखसन, आपसे हम इंफॉर्मेशन तो मजीद भी लेंगे कि ट्रेन के स्टेशन के आप चूंकि अंदर मौजूद हैं उसके हवाले से मैंने बहुत सारी अभी आपसे बातें पूछनी है, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि यकीनी तौर पर आप मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने ट्रेन की सैर भी की होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सिदरा, नो डाउट ऑरेंज ट्रेन
बहुत खूबसूरत, बहुत कंफर्टेबल और जिस बुनियाद के ऊपर ये बनाई गई है कि सस्ती और म्यारी सफरी सहूलियात फराम की जाएगी, तो ये सस्ती और म्यारी सफरी सहूलियात नजर भी आ रही हैं। अभी आप ठोकर से सफर करें तो आपने चबुर्जी जाना हो तो वैगन वाला 40 रुपए किराया लेता है। अब यही जो ऑरेंज ट्रेन है ये अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक वही सफर 40 रुपए में दे रही है। और सिर्फ सिद्रा ये मेरी राय नहीं है, जितने भी लोग इस ऑरेंज ट्रेन में सफर करके आ रहे हैं, मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि हमें इस ट्रेन से दिक्कत हुई है या बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा, या किसी ने कहा हो कि एयर कंडीशन नहीं चल रहा, या किसी ने यह कह दिया हो कि बहुत अनकंफर्टेबल सीटें थी। अब ये ऑरेंज ट्रेन का एक नया ट्रेंड है कि जहां इसमें बैठने के लिए कैपेसिटी मौजूद है, उससे कई गुना ज्यादा इसमें लोगों के खड़े होने की कैपेसिटी मौजूद है। जिस तरह दीगर जो बैरून मुमालिक में ट्रेन चलती है, ये उसी स्टैंडर्ड पे ही रख के बनाएगी। और अब आप देखें कि इस ऑरेंज ट्रेन के चलने के बाद पाकिस्तान का शुमार उन 6 मुल्कों में हो गया है, शहर लाहौर का शुमार उन 6 शहरों में हो गया है जहां पर अर्बन जो ट्रांसपोर्ट है वो मौजूद है, जिसमें आपकी मेट्रो बस, स्पीडो बस और ये ऑरेंज ट्रेन है। तो इट मींस के शहर लाहौर ने जिस तरह हमेशा से तरक्की करता है, तो अब ये ऑरेंज ट्रेन चलने के बाद इस शहर के पास एक और क्रेडिट भी आ गया है। तो मैंने इसमें सफर भी किया है, मैं जाती तौर पे। शेख जान, मुझे ये बताइए कि लोग सिर्फ बैठकर इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे या फिर खड़े होने की भी इजाजत होगी? क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने देखा है कि खचाखच बसें भरी हुई होती हैं, सीट्स कम होती हैं, लोग सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं जो कि खड़े होकर सफर करते हैं। दूसरा ये बताइए कि कितने साल से कम उम्र बच्चों पर टिकट लागू नहीं होगा? सिद्रा, इस ट्रेन की खासियत ये है, इसीलिए तो 1350 लोगों की कैपेसिटी बनाई गई है कि इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो खड़े होकर सफर कर सकेंगे। अगर एक ट्रेन की बात की जाए तो उसमें बैठने के लिए कोई ऐसे सीटें तो मुख्तस नहीं की गई कि जिस तरह किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी भी वैगन में या किसी भी बस कोस्टर में देखा जाए तो स्पेशल एक सीट होती है। इस तरह की सीट नहीं है। इस तरह की सीट सिर्फ जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए मुख्तस है, बाकियों के लिए दोनों तरफ में जो सोफे हैं वो लगाए गए हैं। और मैक्सिमम देखा जाए तो एक ट्रेन जो कि 5 बोगियों पर मुश्तमिल है, उसमें ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और स्टेशन के आप चूंकि अंदर मौजूद थे, रौनकें हम देख भी रहे थे कि वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि सफ़र भी कर रही है और ख़ासतौर पर बच्चे खासे पुरजोश थे जिनको ट्रेन में बैठने का मौका मिले। और सुबह सुबह जो है वो उनके अब्बा थे, चचा थे, जो भी थे, उनको सैर कराने के लिए ट्रेन की बाहर ले आए। आप पैसे देकर भी टोकन ले सकते हैं, आप वेंडिंग मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ जाएंगे, अगर समझ नहीं आ रही आसपास किसी से भी हेल्प ले लीजिए। वैसे तो वहाँ पर जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलती रहेगी। इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हम सब के लिए एक अच्छा तोहफा है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में, नेक हवालों में याद रखिएगा। अल्लाह ने